Yes, students, please raise your hands if my audio video is clear. Okay, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए वैसे तो हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था, तो उन टाइप्स ऑफ मोशन में हमने सर्कुलर मोशन को भी स्टडी किया था। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको किस टाइप का मोशन बोलते हैं, और ये सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर नेसेसरी कंडीशंस हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी विद कांस्टेंट स्पीड। If a body moves along a circular path with constant speed and its direction changes continuously, and its direction changes continuously, is called uniform circular motion of the body, is called uniform circular motion of the body। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवाना है। ये सर्कुलर पाथ है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इस पाथ पे आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रिवोल्यूशन करवानी है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, फिर वापस उसी पोजीशन पर आएगा। जैसे कि सर्कुलर ट्रैक होते हैं जिस पर एथलीट क्या करते हैं, एथलीट रेसिंग करते हैं, एथलीट क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, दूसरे एथलीट के साथ में दौड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है तो जरूर इसकी कोई फिक्स्ड रेडियस होगी, और ये फिक्स्ड रेडियस का जो सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको किस पे मूव करना है, सर्कुलर पाथ पे मूव करना है। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहली बात, एक तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको समझिए। जब ये इस पोजीशन पर है तब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे डिसाइड करेंगे, तो आंसर है टेंजेंट से। टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और वो टेंजेंट आपको बताएगी उसके मोशन की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा, फिर से इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब वो इस पोजीशन पर आएगा, जैसे मान लीजिए ए पोजीशन पर था, अब बी पोजीशन पर आ गया, जब बी पोजीशन पर आएगा तब उसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, तब उसके मोशन की डायरेक्शन हम इस टेंजेंट से बताएंगे। सो दिस इज द टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट एंड विच इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा सी पॉइंट पर तब इस डायरेक्शन में जाएगा। जब ये डी पॉइंट पर आएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये ई पॉइंट, फिर ये एफ पॉइंट। तो अलग अलग पॉइंट्स लिए हमने, ये जी, जी से फिर कहां पर आ गया, जी से वापस ए पर आ गया। तो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम पर इसके मोशन की डायरेक्शन क्या होती जा रही है, इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। सो एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। और ये क्यों चेंज हो रही है, इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन भी होगी। तो वो नेसेसरी कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो एक फोर्स काम करेगा जिसको क्या बोला जाता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। इस फोर्स के इफेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक थ्रेड को बांध रखा है, थ्रेड को एक स्टोन से टाई कर रखा है, और उसको हमने अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स से उसको रिवॉल्व करना शुरू किया। तो इस तरह के सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व हो रहे हैं।
इस तरह के सर्कुलर पाथ में क्या होगा वो, तो ये पर्सन है, ये अपने हाथ से इस थ्रेड को टाई करके और इसको ऐसा क्या कर रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा रिवोल्यूशन कर रहा है। सो डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन। तो बेसिकली ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ये स्टोन को हमेशा किस तरफ खींच रहा है, टुवर्ड सेंटर, हमेशा अपनी तरफ खींच रहा है। ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता था लेकिन जाने नहीं देगा, इसको इधर खींच लेगा। फिर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसको सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। फिर ये इधर जाना चाहता है, फिर इसको सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। तो हर एक इंस्टेंट पे उसके मोशन की डायरेक्शन क्या की जा रही है, चेंज की जा रही है। और चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं एक थ्रेड को स्टोन से टाई करके उसको ऐसा घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, रिवॉल्व करवाता हूँ, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया, तो अगर मैं इसको ऐसा रिवॉल्व करवाऊंगा तो मैं अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ। और वो मस्कुलर फोर्स क्या कर रहा होगा, इस स्टोन को हमेशा किस तरफ खींच रहा होगा, टूवर्ड सेंटर। उस थ्रेड के थ्रू हम स्टोन को अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और इसके मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। जब ये यहाँ पर आया तब इसको फिर से अंदर की तरफ खींचा, फिर फोर्स लगाया। जब ये यहाँ आया फिर अंदर की तरफ फोर्स लगाया, यहाँ आया फिर अंदर की तरफ फोर्स लगाया। सो एट एवरी इंस्टेंट वी आर अप्लाइंग द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अगर किसी दौरान ये जो थ्रेड है ये कट हो जाए, ये थ्रेड टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में जैसे मान लीजिए, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं इस डायग्राम को। ये पर्सन ने इसको यहां से ऐसा पकड़ रखा और ये वो पोजीशन है जहां पर ये थ्रेड ब्रेक हो गया, टूट गया। जब ये थ्रेड टूट जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। थ्रेड के थ्रू ही तो फोर्स लगा रहे थे, थ्रेड ही तो वो मीडियम था जिसके थ्रू हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे स्टोन पे। तो अब वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था। अब इस जगह पर ये थ्रेड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। थ्रेड ब्रेक होते ही ये स्टोन कैसा मोशन करना शुरू कर देगा, तो आंसर है लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, ये हर एक इंस्टेंट पर लीनियर मोशन करना चाहता है। ये अभी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जब ये इस पॉइंट पर है तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जब ये इस पॉइंट पर है तो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो हर एक इंस्टेंट पे ये लीनियर मोशन करना चाहता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको लीनियर मोशन करने नहीं देगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इसको कहाँ खींचेगा, टूवर्ड सेंटर, हमेशा इसको टूवर्ड सेंटर खींचेगा और इसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते उसको देखिए। यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे हम। देखिए, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या बताइए। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा, जैसे कि सन और अर्थ का मॉडल लेते हैं, तो सन सेंटर में है, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो दिस इज द अर्थ। तो ये इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जो अर्थ के मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सन क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और उसको हमेशा अपनी तरफ खींच रहा है। सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द सन एंड अर्थ, वो किसका वर्क कर रहा है, दैट इज डूइंग द वर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी, सन की जो ग्रेविटी है, सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, और इस वजह से वो अर्थ के मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। तो इसीलिए अर्थ भी ऐसा मोशन कर रही है। अब बाय चांस किसी भी कारण से अगर ये फोर्स वैनिश हो जाए, अगर ये फोर्स खत्म हो जाए, तो मान लीजिए इस इंस्टेंट पे ये फोर्स खत्म हो गया, तो अर्थ कैसा मोशन करेगी, अर्थ लीनियर मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। तो जिस भी पॉइंट पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, फिर कैसा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, लीनियर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है, तो अर्थ क्या कर रही है, सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसके कारण वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि कांस्टेंट स्पीड होगी और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंजिंग है। अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो इस मोशन को क्या बोला जाता है,
एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन काम करेगा, अगर फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ तो उसी तरफ क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन वर्क करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट कैसे, पहले स्पीड के बारे में सुनिए। स्पीड में सिर्फ क्या देखना है आपको, तो आंसर है स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। जैसे मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हर एक सेकंड में वो कितने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है पर सेकंड में। तो हर एक इंस्टेंट पे एक एक सेकंड के बाद में वो 10-10 मीटर आगे चलता जाएगा। सो दिस इज द स्पीड, ये है कांस्टेंट स्पीड। तो आप किसी भी पोजीशन पर देखेंगे वो जो स्टोन या अर्थ है वो ऐसा रिवोल्यूशन कर रही है, उसकी सब जगह पर स्पीड कैसी है, सेम है। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, वेलोसिटी कैसे चेंजिंग है? तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये कैसे पता लगेगा, तो आंसर है डायरेक्शन से। और चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो जरूर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो जरूर काम करेगा यहाँ पे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, ये इसकी ए पोजीशन है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ करके मैंने इसकी डायरेक्शन को बताया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अब ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब हम दोनों पॉइंट्स की कंसिडरेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, तो आंसर है 0। ए पॉइंट पर तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बी पॉइंट पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी ना जा रहा है, बी पॉइंट पर तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है इन दिस डायरेक्शन। अब ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो देखो वेलोसिटी में चेंज आया क्या, क्या चेंज आया, तो आंसर है डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड सब जगह पर सेम है। तो पहले इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इस डायरेक्शन में अब ये 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसकी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी है तो हम क्या बोलेंगे, कैसी वेलोसिटी है, चेंजिंग वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जरूर यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगा, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या काम कर रहा है, वो एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर काम कर रहा है। जिस तरफ फोर्स काम करेगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में क्या काम करता है, फोर्स काम करता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो आंसर है डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सो दिस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पर सब जगह पर इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं। सबसे पहले एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी तो वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, तो हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स नेसेसरी है। दूसरा, स्पीड इसमें कांस्टेंट रहती है, स्पीड नहीं बदलती है।
कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। लेकिन इसमें वेलोसिटी चेंजिंग है। वेलोसिटी चेंजिंग क्यों है? क्योंकि क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो ये कैसा मोशन है? अगर हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल रही है तो दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। ओके, अब हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे मैंने आपको सन और अर्थ का तो बता दिया, सन और अर्थ का बता दिया। इसी तरह से अर्थ के चारों तरफ कुछ सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट्स। तो ये सैटेलाइट्स इसके चारों तरफ मूव कर रही हैं, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में है। यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमने ये सैटेलाइट्स इंस्टॉल कर रखी हैं। ये सैटेलाइट्स इस सर्कुलर पाथ पे क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी इनको बाहर नहीं जाने देती। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो इधर मूव करेगा, जब यहाँ आ जाएगा तो इधर मूव करेगा। तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है यहाँ पर? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कंटिन्यूअसली इसके मोशन की डायरेक्शन को बदलता रहेगा। और सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करेंगी? सर्कुलर मोशन करेंगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद में और एग्जांपल सुनिए। जैसे कि हम लोग रोड पे जाते हैं और रोड में टर्न आता है, मोड़ आ जाता है। तो टर्न आता है तो हम लोग अपनी गाड़ी को, कार को, बाइक को, साइकिल को टर्न करते हैं, मोड़ देते हैं। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन करता है? तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे ये एक रोड थी और इस पर जो भी कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रही है, तो इसके जो टायर्स होंगे उस पर टूवर्ड सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करेगा। ये कार के टायर जो हैं वो उस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम करता है टूवर्ड सेंटर, और सेंटर की तरफ फ्रिक्शन काम करता है। तो इस वजह से इसके मोशन की डायरेक्शन क्या होती जाती है? इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज होती जाती है, और हम लोग क्या कर लेते हैं? एक टर्न को क्रॉस कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करता है इस समय पे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला से फिर हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर देखेंगे मोशन के न्यूमेरिकल। जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, ब्लू क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं किए तो कल की क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट है, बस इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है, एक्सरसाइज को डिस्कस करना है और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम इसमें क्या करते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करेगा, ए पॉइंट से, ये इसका सेंटर है ओ, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर। तो ये ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और घूम करके वापस ए पॉइंट पर आ जाएगा। तो कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे? 1 रिवोल्यूशन। सो नाउ आई विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो आंसर है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसका जो पेरीमीटर है, यहाँ से चला और वापस यहाँ पर आया, सो दिस इज सर्कमफेरेंस। तो 2 पाई आर डिस्टेंस को ये ट्रेवल करेगा। और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? टाइम टेकन इज कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड। कैपिटल टी को क्या लिखते हैं? टाइम पीरियड लिखा जाता है। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है? उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस, नॉट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट की क्या कैलकुलेट करेंगे? स्पीड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की बात की जा रही है। सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। स्पीड को लिखा जाता है v से, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 1 रेवोल्यूशन में? 2 पाई आर। और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है ये 2 पाई आर डिस्टेंस? t टाइम में, 1 टाइम पीरियड में। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी
इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन सी वेलोसिटी है? तो आंसर है लीनियर वेलोसिटी। सो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी स्पीड, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर स्पीड। ओके, अब हम इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था सैटेलाइट वाला, तो सैटेलाइट का एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको ट्राई करने हैं। कल और परसों के लेक्चर में हम लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, न्यूमेरिकल्स को, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को। तो बुक में देखिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, पेज नंबर 113। 113 पे 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो आंसर है कि आपको एक सैटेलाइट के बारे में बता रखे हैं। वो सैटेलाइट क्या कर रही है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसकी स्पीड निकालनी है अगर वो 24 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो सेंटर में यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अर्थ, और अर्थ के सेंटर से इसकी कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मेजर की जाती है। तो यहाँ से इस सैटेलाइट की डिस्टेंस दे रखी है, दिस इज द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, एंड इट्स डिस्टेंस इज 42,250 किलोमीटर्स, और टाइम बता रखा है ये ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, इस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व करेगी, और रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। So the time taken, time period is given 24 hours. Distance, radius आपको बता रखी है, this is the radius, ये radius है 42,250 किलोमीटर। तो हम लोग इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? स्पीड ही पूछी गई है क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर अपॉन टी। टी इज द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको उधर लिखते हैं क्योंकि इसी जगह पर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा। v इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर रेडियस कितनी दे रखी है? 42,250। इसको मीटर में नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दे रखा है वो किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन इज 24 आवर्स। सॉल्व करना है, इसको करते हैं। ये 2 पे कैंसिल होता है, 11 2 22 एंड 12 2 24। फिर ये कैंसिल होगा 2 और ये 6 आ जाएगा। अब क्या क्या रह गया इसमें? 11 रह गया, और ये 42,250 रह गया। तो इसको लिख देते हैं 11 इंटू 42,250 डिवाइड बाय 7 एंड 6, डिवाइड बाय 7 और 6 रह गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 42, ये तो आ जाएगा 42। और 11 इंटू 4,000, 11 इंटू 42,250 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आपको जो मैंने नोट सेंड किया उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है 4,64,750, 4,64,750। So this will be the 11 into 42,250। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11,065.4। इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 11,065.4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। 11,000 किलोमीटर चल रही है अप्रोक्सीमेटली, 11,000 किलोमीटर चलती है अप्रोक्सीमेटली कितने से कितने टाइम में? 1 आवर में। तो 1 घंटे में ये 11,000 किलोमीटर आगे निकल जाती है। हाई स्पीड है इसकी, वेरी हाई स्पीड। लेकिन जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड में। तो हम इसको पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिवाइड बाय आर लिखोगे। इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, वेलोसिटी
speed is equal to 11,065.4, this is किलोमीटर, डिवाइड बाय लिखा हुआ है 1 आवर, पर आवर का मतलब क्या हुआ 1 आवर, और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3600 सेकंड से इसको डिवाइड कर देंगे। 3600 सेकंड से इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.07 या 06 के आसपास आ सकता है, 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में कितने किलोमीटर ये आगे जाएगी सैटेलाइट, 3.07 किलोमीटर, सो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर इन 1 सेकंड। तो ये सैटेलाइट काफी ज्यादा स्पीड पर चल रही है, एक सेकंड में 3 किलोमीटर आगे निकल जाती है। इन 1 सेकंड इट इज ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर per second, traveling 3 kilometer in 1 second. So this is the solution of the question number 10 of the NCERT book. तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके सैटेलाइट का न्यूमेरिकल, जो सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कल हम लोग बुक के बीच में जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनको डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर इज कंप्लीटेड। और जो एग्जाम होगा उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे साइंस के पेपर में। साइंस के पेपर में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, फिर होगा सेक्शन बी, फिर होगा सेक्शन सी। ठीक है, अब उसमें देख लेना कि सेक्शन ए अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स वाला जो आप जो भी मैटर लिखेंगे वो मटेरियल आपको मेरे को सेंड करना है। आंसर शीट जो भी लिखेंगे, आंसर शीट पे पहले आप अपना नेम लिखेंगे। प्री बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। प्री टर्म टेस्ट के लिए जो प्री टर्म एग्जाम है, प्री टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, सेक्शन ए अगर फिजिक्स है तो ऊपर फिजिक्स लिख देना और अपना नेम लिखना, क्लास लिखना, डेट लिखना और पीडीएफ फाइल बना करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। और वो नंबर आपको गिवन होगा उसी पीडीएफ फाइल में, जहां पर पेपर लिखा होगा उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होंगे, जहां पर ये सेक्शंस लिखे होंगे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। तो उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना कि सेक्शन ए किसको सेंड करना है, सेक्शन बी किसको सेंड करना है और सेक्शन सी किसको सेंड करना है, और पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना है। और अलग पेज से स्टार्ट करना, जैसे सेक्शन ए आपने पूरा कंप्लीट कर लिया 2 पेजेस में, 3 पेजेस में पूरा हो गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट करना है ना, तो उसी पेज से स्टार्ट मत करना, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, ताकि पीडीएफ फाइल एक फ्रेश पेज से आपको मिले। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। क्लियर है सबको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हैंड रेज कर दीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको क्लियर है और इसका न्यूमेरिकल भी सबको समझ आ गया? वेरी गुड। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये पेपर का समझ आ गया ना सबको? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देख लेना किस किस को सेंड करने और कौन से नंबर पे सेंड करना है, नंबर भी देख लेना।